नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द एल्केमिस्ट बाय पोलो कोएल्हो बुक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत, आपका खजाना शायद वहीं छुपा हो जहां से आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी? क्या कभी महसूस किया है कि पूरी कायनात, पूरी सृष्टि आपको आपके सपनों तक पहुंचाने के लिए इशारे कर रही है और हम उन इशारों को समझ नहीं पाते? ये कहानी एक ऐसे ही सफर की है, एक ऐसे युवक की है जो अपने सपने का पीछा करते हुए पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि असली खजाना क्या है। तो चलिए मेरे साथ इस जादुई सफर पर चलिए और सेंटियागो की कहानी से सीखते हैं कि जब आप किसी चीज को पूरी लगन से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अध्याय नंबर 1, चरवाहे का सपना। जहां से एक सफर की शुरुआत होती है तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है स्पेन के खूबसूरत मैदानों से और हमारे हीरो का नाम है सेंटियागो। सेंटियागो कोई राजा या राजकुमार नहीं है, वह एक साधारण सा चरवाहा है, एक ऐसा नौजवान जिसके पास अपनी पहरे हैं, एक खुली आसमान की छत है और आंखों में हैं ढेर सारे सपने। उसे अध्ययन करना आता है। उसके माँ बाप उसे एक पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन सेंटियागो को दुनिया घूमनी थी। उसे एक जगह बंध कर रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसने चरवाहा बनना चुना ताकि वह अपनी भैरों के साथ नए नए शहरों, नए नए मैदानों को देख सके, नए लोगों से मिल सके। उसकी जिंदगी बहुत सरल थी, दिन में भैरों को चराना, रात में सितारों के नीचे सोना और अपनी बैरों से बातें करना। वो अपनी जिंदगी से खुश था, आजाद था, लेकिन उसकी इस शांत जिंदगी में एक बेचैनी थी, एक सपना जो उसे बार बार आता था। उस सपने में वह देखता कि वह अपनी पैरों के साथ एक मैदान में है। तभी एक छोटा बच्चा आता है और उसकी पैरों से खेलने लगता है। फिर वह बच्चा सेंटियागो का हाथ थामाकर उसे मिस्र के पिरामिड तक ले जाता है और कहता है, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह बच्चा खजाने की सही जगह बताने वाला होता है, सेंटियागो की नींद खुल जाती है। एक बार सपना आए तो इंसान भूल जाता है, 2 बार आए तो इसे महज एक इत्तेफाक समझता है, लेकिन जब वही सपना बार बार आने लगे तो दिल में एक सवाल उठता है, क्या इस सपने का कोई मतलब है? सेंटियागो के साथ भी यही हो रहा था। वो इस सपने को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी कशिश थी, एक पुकार थी जो उसे मिस्र के पिरामिड की ओर खींच रही थी। इसी उलझन को सुलझाने के लिए वह एक जिप्सी औरत के पास जाता है जो सपनों का मतलब बताती है। वो औरत सेंटियागो की पूरी बात सुनती है और बहुत ही सीधे तरीके से कहती है कि तुम्हें मिस्र के पिरामिड जाना चाहिए, वहां तुम्हें सच में खजाना मिलेगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तुम्हें वह खजाना मिल जाए तो उसका 10वां हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा। सेंटियागो को यह बात कुछ अजीब लगती है। उसे लगता है कि यह तो कोई भी कह सकता था, इसके लिए पैसे देने की क्या जरूरत थी। वह कुछ निराश होकर वहां से निकल जाता है और सोचता है कि यह सब फिजूल की बातें हैं, उसे अपनी भैरों के साथ ही खुश रहना चाहिए। वह एक शहर के चौक पर बैठकर किताब का अध्ययन करने लगता है और अपने सपने को भुलाने की कोशिश करता है। तभी उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठ जाता है। वो आदमी खुद को सालिम का राजा बताता है, जिसका नाम मेल्कीसेडेक है। सेंटियागो को पहले तो यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये कोई बूढ़ा आदमी है जो यूं ही बातें बना रहा है, लेकिन फिर वह बुजुर्ग राजा सेंटियागो के बारे में ऐसी बातें बताने लगता है जो सिर्फ सेंटियागो ही जानता था। वह उसे उसकी व्यक्तिगत गाथा के बारे में बताता है। वह कहता है कि हर इंसान का इस दुनिया में आने का एक मकसद होता है, एक सपना होता है जिसे पूरा करने के लिए वह पैदा होता है, और उसी को व्यक्तिगत गाथा कहते हैं। राजा उसे समझाता है कि जब हम जवान होते हैं तो हम सब अपनी व्यक्तिगत गाथा को जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उम्र में आगे जाते हैं, दुनिया का डर और जिम्मेदारियां हमें हमारे सपने से दूर कर देती हैं। वह बुजुर्ग राजा सेंटियागो से कहता है कि तुम्हारा सपना मिस्र के पिरामिड जाकर खजाना खोजना तुम्हारी व्यक्तिगत गाथा है, और ये जो कायनात है, ये जो सृष्टि है, ये हमेशा इशारे करती है जिन्हें हम शगुन कहते हैं। ये इशारे हमें हमारी व्यक्तिगत गाथा की ओर ले जाते हैं। राजा की बातों में एक जादू था, एक सच्चाई थी जो सेंटियागो के दिल को छू गई। उसे लगा कि यह सपना महज एक सपना नहीं है, बल्कि उसकी किस्मत की पुकार है। लेकिन इस सफर पर जाने के लिए उसे अपनी पैरों को बेचना होगा।
अपनी आरामदायक जिंदगी को त्यागना होगा। यह एक बहुत अहम फैसला था। क्या एक सपने के लिए कोई अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा सकता है? राजा उसे सोचने का वक्त देता है और कहता है कि अगर तुम तैयार हो तो अपनी भैरों का 10वां हिस्सा मुझे दे देना और मैं तुम्हें खजाने तक पहुंचने में मदद करूंगा। अब सेंटियागो एक ऐसी स्थिति में है जहां एक तरफ उसकी जानी पहचानी सुरक्षित दुनिया है और दूसरी तरफ एक अनजान सफर, एक सपना। क्या वह अपनी भैरों को बेच देगा? क्या वह उस बुजुर्ग राजा पर विश्वास करेगा या वह डर कर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएगा? इसका जवाब जानने के लिए आपको अगले अध्याय की प्रतीक्षा करनी होगी। अध्याय नंबर 2, बुजुर्ग राजा और कायनात के इशारे। जब किस्मत आपका दरवाजा खटखटाती है तो दोस्तों, सेंटियागो एक बहुत गहरी उलझन में फंसा हुआ था। एक तरफ उसकी बहरें थी जो उसकी जिंदगी भर की कमाई थी, उसका सहारा थी, और दूसरी तरफ एक अनजाना सपना, एक ऐसा वादा जिसका कोई भरोसा नहीं था। उसका दिमाग कह रहा था कि बहरे ही असली है, यह सपना तो बस एक धोखा हो सकता है, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। उसे उस बुजुर्ग राजा की बातें याद आ रही थी, व्यक्तिगत गाथा की बात, कायनात के इशारों की बात। उसने सोचा कि वह हमेशा चरवाहा बन सकता है, भैरे तो वह दोबारा भी खरीद सकता है, लेकिन अगर उसने आज अपने सपने का पीछा नहीं किया तो शायद वह जिंदगी भर इस बात का पछतावा करेगा। यही सोचकर उसने एक हिम्मत भरा फैसला लिया। उसने अपनी सारी बैरों को बेच दी। जब उसने अपनी बैरों को बेचा तो उसके दिल में एक अजीब सी उदासी थी। वह उन भैरों को अपने परिवार की तरह मानता था, लेकिन साथ ही एक रोमांच भी था, एक नए सफर की शुरुआत का रोमांच। वह पैसे लेकर उस बुजुर्ग राजा के पास पहुंचा। राजा उसकी आंखों में हिम्मत और फैसला देखकर मुस्कुराया। उसने सेंटियागो से उसकी पैरों के बदले मिले पैसों का 10वां हिस्सा नहीं लिया, बल्कि कहा कि तुम अपनी पैरों का 10वां हिस्सा मुझे दो। सेंटियागो हैरान था, लेकिन उसने राजा को अपनी 6 भेड़ें दे दी। तब राजा ने उसे 2 पत्थर दिए, एक काला और एक सफेद। उन पत्थरों का नाम था यूरिम और थूमी। राजा ने समझाया, जब तुम इशारों को समझ ना पाओ, जब तुम दुविधा में हो, तो इन पत्थरों से सवाल पूछना। सफेद पत्थर का मतलब है हाँ और काले का मतलब है नहीं, लेकिन कोशिश करना कि तुम अपने फैसले खुद लो, क्योंकि यह तुम्हारा सफर है, तुम्हारी व्यक्तिगत गाथा है। इसके बाद राजा ने उसे सबसे जरूरी बात बताई। उसने कहा, हमेशा कायनात के इशारों को समझने की कोशिश करो। ईश्वर ने हर किसी के लिए एक रास्ता बनाया है, तुम्हें बस उन इशारों को समझना है जो उस रास्ते पर तुम्हारी मदद करेंगे। राजा ने उसे यह भी समझाया कि जब तुम अपनी व्यक्तिगत गाथा के रास्ते पर चलते हो तो शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। इसे बिगिनर्स लक कहते हैं। यह कायनात का तरीका है तुम्हें प्रोत्साहित करने का, लेकिन आगे का रास्ता मुश्किल होगा। तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी, तुम्हें परखा जाएगा, लेकिन अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगे तो तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। यह सारी बातें सेंटियागो के लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन उसे इन बातों पर यकीन हो रहा था। उसे लग रहा था कि वह किसी बहुत अहम और महत्वपूर्ण काम के लिए निकला है। राजा से विदा लेकर सेंटियागो अफ्रीका जाने वाले जहाज पर बैठ गया। वो एक नई दुनिया में कदम रख रहा था, एक ऐसी जगह जिसकी भाषा भी उसे नहीं आती थी। वो टैंजियर शहर के एक बार में बैठा था, अपने पास रखे पैसों को देखकर खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ आसान है। तभी उसकी मुलाकात एक नौजवान से होती है जो स्पेनिश भाषा बोल सकता था। सेंटियागो बहुत खुश होता है कि उसे एक गाइड मिल गया। वो व्यक्ति कहता है कि पिरामिड तक पहुंचने के लिए तुम्हें रेगिस्तान पार करना होगा और उसके लिए ऊंट खरीदने होंगे। सेंटियागो उस पर पूरा भरोसा कर लेता है और अपने सारे पैसे उसे दे देता है ताकि वह उसके लिए ऊंट खरीद कर ला सके। वह दोनों एक जनसूह वाले बाजार में जाते हैं। सेंटियागो की नजर एक खूबसूरत तलवार पर जाती है और वह बस कुछ पल के लिए उसे देखने लगता है, और जब वह पलट कर देखता है तो वह व्यक्ति और उसके सारे पैसे गायब हो चुके थे। सेंटियागो का दिल बैठ गया। वो अकेला था, एक अनजान देश में, बिना एक भी पैसे के, और उसे यहाँ की भाषा भी नहीं आती थी। उसे धोखा दिया गया था। उसे अपनी भैरों की याद आई, अपनी सुरक्षित जिंदगी की याद आई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि वह कितना विशाल बेवकूफ है जो एक सपने के पीछे सब कुछ त्याग आया। उसने सोचा कि वो एक चोर है, एक हारा हुआ इंसान है। उसके मन में वापस घर लौट जाने का ख्याल आया, लेकिन कैसे? उसके पास तो कुछ भी नहीं था। वो पूरी तरह से टूट चुका था।
उसका बिगिनर्स लक खत्म हो चुका था और अब असली परीक्षा की घड़ी आ गई थी। उस अनजान शहर के जनसूओं में अकेला और लुटा हुआ सेंटियागो अब क्या करेगा? क्या वह हार मान लेगा और किस्मत को कोसेगा, या फिर वह उन दो पत्थरों यूरीम और थूमी को याद करेगा जो उसे राजा ने दिए थे? क्या कायनात उसे कोई नया इशारा देगी? ये जानने के लिए आपको अगले अध्याय की प्रतीक्षा करनी होगी। अध्याय नंबर 3, टेंजियर का धोखा और पहली परीक्षा, जब उम्मीद की सारी किरणें बुझ जाती हैं। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए उस नौजवान सेंटियागो की जो कुछ घंटे पहले तक अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था और अब हकीकत की जमीन पर पूरी तरह से आ गया था। उसके सारे पैसे लूट चुके थे। वो एक ऐसे देश में था जहां वो किसी को नहीं जानता था, किसी की भाषा नहीं समझता था। उसके पास सिर्फ उसके वस्त्र थे और वह 2 पत्थर जो राजा ने उसे दिए थे। निराशा और हताशा ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उसे गुस्सा आ रहा था खुद पर, उस व्यक्ति पर और उस सपने पर जिसने उसे इस हाल में पहुंचा दिया था। वह सोचने लगा, शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए। मैं कोई जहाज थाम कर वापस स्पेन जा सकता हूँ, किसी के यहाँ मजदूरी करके अपनी पहरे वापस खरीद सकता हूँ। वह खुद को एक बेबस इंसान की तरह देखने लगा, एक ऐसा इंसान जिसके साथ दुनिया ने बहुत बुरा किया। वह घंटों तक बाजार में यूं ही बैठा रहा। लोग आ जा रहे थे, अपनी अपनी जिंदगी में मग्न थे। किसी को भी उस अकेले उदास युवक की परवाह नहीं थी। रात होने लगी थी और उसे भूख भी लग रही थी। उसे याद आया कि उसकी जैकेट की जेब में कुछ पैसे हो सकते हैं। उसने जेब टटोली तो उसे बस कुछ सिक्के मिले जो उस धोखेबाज व्यक्ति ने शायद जाने दिए थे। उन पैसों से उसने कुछ खाने को खरीदा। अब उसके पास सचमुच कुछ नहीं बचा था। वो उस रात बाजार में ही एक कोने में सो गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे बार बार अपनी पैरों का ख्याल आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी बहरें उस पर भरोसा करती थी और उसने उन्हें बेचकर उनके साथ धोखा किया है। वह खुद को कोस रहा था, अपनी किस्मत पर रो रहा था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बाजार में जिंदगी फिर से शुरू हो चुकी है। दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे, लोग सामान खरीद रहे थे। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। सेंटियागो को एक बात समझ में आई। वह चाहे तो यहाँ बैठकर रोता रह सकता है, खुद को बेचारा समझ सकता है, या फिर वह एक साहसी यात्री बन सकता है जिसने एक नई दुनिया की खोज में अपना सब कुछ खो दिया। यह बस नजरिए का फर्क था। उसे राजा की बातें याद आई। राजा ने कहा था कि रास्ता मुश्किल होगा, शायद यही वह परीक्षा थी। तभी उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे वह 2 पत्थर यूरीम और थूमी महसूस हुए। उसे लगा जैसे राजा उसके साथ है, उसे हिम्मत दे रहा है। उसने पत्थरों को हाथ में लिया और खुद से एक वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खुद को एक बेचारा नहीं समझूंगा, मैं अपने सपने को पूरा करूंगा। इस नए संकल्प के साथ वह बाजार में काम की तलाश में घूमने लगा। उसे भाषा नहीं आती थी, इसीलिए यह बहुत मुश्किल था। वह हर दुकान पर जाकर इशारों से काम मांगने की कोशिश करता, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। चलते चलते वह एक पर्वत की चोटी पर पहुंच गया, जहां से पूरा शहर दिख रहा था। वहां एक दुकान थी जो क्रिस्टल के बर्तनों की थी। दुकान बहुत पुरानी और धूल भरी लग रही थी। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी उदास सा काउंटर पर बैठा था। सेंटियागो को दुकान देखकर एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि यहाँ उसे मदद मिल सकती है। उसने दुकान के शीशे के बर्तनों को देखा जो धूल से सने हुए थे। उसने सोचा कि अगर वह इन बर्तनों को साफ कर दे तो शायद यह बूढ़ा आदमी खुश होकर उसे कुछ खाने को दे देगा। वह दुकान के अंदर गया और इशारों से दुकानदार को समझाया कि वह उसके सारे क्रिस्टल के बर्तन मुफ्त में साफ कर देगा, बस उसे बदले में खाने के लिए कुछ चाहिए। बूढ़ा दुकानदार कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। सेंटियागो ने इसे हाँ समझा और काम में लग गया। उसने घंटों लगाकर दुकान के सारे शीशे के बर्तन चमका दिए। जब सूरज की रोशनी उन साफ बर्तनों पर आई तो पूरी दुकान जगमगा उठी। उस दिन उस दुकानदार की दुकान पर 2 ग्राहक भी आए जो शायद बरसों से नहीं आए थे। दुकानदार यह देखकर हैरान था। उसने सेंटियागो को खाना खिलाया और उसे अपनी दुकान पर काम करने का प्रस्ताव दिया। सेंटियागो के लिए यह एक उम्मीद की किरण थी, एक ऐसी किरण जो घने अंधेरे में दिखाई दी थी। उसने हाँ कर दी।
लेकिन क्या यह नौकरी उसे उसके खजाने तक ले जाएगी, या फिर वह भी उस बूढ़े दुकानदार की तरह एक ही दुकान में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देगा? क्या यह कायनात का एक और इशारा था, या मंजिल से भटकाने वाला एक ठहराव? इस सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 4, क्रिस्टल व्यापारी की दुकान, सपनों और हकीकत के बीच का संघर्ष। सैंटियागो ने क्रिस्टल व्यापारी की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। यह उसके सपने का हिस्सा नहीं था। वह तो मिस्र के पिरामिड खोजने निकला था खजाने की तलाश में, और यहाँ वो एक धूल भरी पुरानी दुकान में क्रिस्टल के बर्तन साफ कर रहा था। लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। उसे पैसे कमाने थे ताकि वह वापस स्पेन जा सके और अपनी बहरें खरीद सके। उसका सपना अब कहीं पीछे रह गया था। वह बस अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहता था। दुकान का मालिक एक अच्छा आदमी था, लेकिन बहुत ही परंपरावादी और परिवर्तन से भयभीत होने वाला था। उसकी दुकान सालों से वैसी ही थी। उसमें कोई नयापन नहीं था। वह अपनी किस्मत से और अपनी दुकान की हालत से खुश नहीं था, लेकिन वह कुछ बदलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था। सैंटियागो ने काम करते हुए एक बात सीखी। जब आप कोई काम पूरी लगन और दिल से करते हैं तो उसका नतीजा अच्छा ही होता है। वह हर बर्तन को ऐसे चमकाता था जैसे वह दुनिया का सबसे कीमती बर्तन हो। मेहनत का असर दिखने लगा। दुकान पहले से ज्यादा साफ और आकर्षक लगने लगी। ग्राहक भी अधिक होने लगे। सैंटियागो ने महसूस किया कि वह सिर्फ एक चरवाहा नहीं है, वह चीजों को बेहतर बना सकता है। एक दिन उसने दुकानदार को एक सुझाव दिया। उसने कहा कि क्यों ना हम दुकान के बाहर एक शोकेस बनाकर उसमें कुछ खूबसूरत क्रिस्टल के गिलास रखें, ताकि पर्वत की चोटी पर आते हुए लोग उन्हें देखें और दुकान की तरफ आकर्षित हो। दुकानदार पहले तो हिचकिचाया। उसने कहा, मैंने 50 साल से यह दुकान ऐसे ही चलाई है। अगर मैं अब कुछ बदल लूंगा और वह काम नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे? यह वही डर था जो इंसान को आगे जाने से रोकता है। परिवर्तन का डर। सैंटियागो ने उसे समझाया कि अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम हैं। बहुत समझाने के बाद दुकानदार मान गया। उन्होंने वुड का एक शोकेस बनाया और उसमें खूबसूरत क्रिस्टल के गिलास सजाए, और नतीजा कमाल का हुआ। दुकान की बिक्री कई गुना अधिक हो गई। लोग अब सिर्फ बर्तन खरीदने नहीं बल्कि दुकान की खूबसूरती देखने भी आने लगे। सैंटियागो ने एक और सुझाव दिया। उसने कहा कि इस शहर में लोग पर्वत की चोटी पर आते हुए थक जाते हैं। क्यों ना हम इन खूबसूरत क्रिस्टल के गिलासों में लोगों को चाय पिलाएं? दुकानदार यह सुनकर चौंक गया। उसने कहा, क्रिस्टल के गिलासों में चाय, ये तो किसी ने नहीं किया। उसे यह विचार बहुत अजीब लगा, लेकिन सैंटियागो ने उसे समझाया कि जब लोग इन खूबसूरत गिलासों में चाय पिएंगे तो उन्हें यह गिलास इतने पसंद आएंगे कि वह उन्हें खरीदना चाहेंगे। ये एक नया अनुभव होगा। दुकानदार की जिंदगी में एक सपना था। वह मक्का जाना चाहता था। उसने इसके लिए पैसे भी जमा किए थे, लेकिन वह कभी गया नहीं। उसे डर था कि अगर उसका सपना पूरा हो गया तो उसके पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। वो बस मक्का जाने के सपने के सहारे ही अपनी जिंदगी काट रहा था। सैंटियागो ने उसे समझाया कि सपनों को जीना चाहिए, सिर्फ उनके सहारे जिंदगी नहीं काटनी चाहिए। आखिरकार दुकानदार मान गया और उन्होंने क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेचना शुरू कर दिया। यह विचार एक क्रांति साबित हुआ। उनकी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। लगभग 1 साल तक सैंटियागो ने उस दुकान में काम किया। इस 1 साल में उसने इतने पैसे कमा लिए थे कि वह न सिर्फ स्पेन वापस जा सकता था बल्कि अपने लिए 100 से भी ज्यादा बहरें खरीद सकता था। वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका था। वो अब आजाद था। एक शाम उसने अपना सारा सामान बांधा और दुकानदार से विदा लेने गया। उसके हाथ में वापस घर जाने का टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे। वह अपनी पुरानी सुरक्षित जिंदगी में लौट सकता था, लेकिन इस 1 साल में कुछ परिवर्तित हो गया था। वो अब पहले वाला सैंटियागो नहीं था। उसने सीखा था कि वह चीजों को परिवर्तित कर सकता है। वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। उसे कायनात के इशारे समझ आने लगे थे। उसे याद आया कि उसका असली सपना भेड़ें खरीदना नहीं बल्कि मिस्र के पिरामिड पहुंचना और अपना खजाना खोजना है। वह फिर से एक दोराहे पर मौजूद था। एक रास्ता उसे उसके आरामदेह अतीत की ओर ले जा रहा था और दूसरा रास्ता उसे उसके अनिश्चित सपनों से भरे भविष्य की ओर। उसने अपनी जेब से वह 2 पत्थर निकाले, यूरीम और थूमी। उसने उन्हें देखा और मुस्कुराया। उसे अब उनकी जरूरत नहीं थी। उसने अपना फैसला कर लिया था। वो कौन सा रास्ता चुनेगा?
क्या वह घर वापस जाएगा या फिर उस रेगिस्तान को पार करेगा जिसका सपना उसने देखा था? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 5, रेगिस्तान का कारवा और एक अंग्रेज जब ज्ञान, किताबों और अनुभवों में बंट जाता है। दोस्तों, सैंटियागो ने एक बार फिर हिम्मत का रास्ता चुना। उसने घर वापस जाने का विचार त्याग दिया और रेगिस्तान पार करके मिस्र जाने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था। उसने जो पैसा 1 साल की कठिन मेहनत से कमाया था, उसे एक ऐसे सफर पर लगाना था जिसका अंजाम उसे पता नहीं था। लेकिन अब वह जानता था कि व्यक्तिगत गाथा का पीछा करना ही जिंदगी का असली मकसद है। वो उस गोदाम में पहुंचा जहां से रेगिस्तान पार करने के लिए कारवां रवाना होते थे। वहां उसने एक अंग्रेज आदमी को देखा जो बहुत सारी किताबों और अजीब से उपकरणों से घिरा हुआ था। सैंटियागो को उत्सुकता हुई और उसने उस अंग्रेज से बात की। बातचीत में पता चला कि वह अंग्रेज भी उसी कारवां से रेगिस्तान पार कर रहा है। वो एक कीमियागर की तलाश में था। कीमियागर यानी वो इंसान जो किसी भी धातु को सोने में परिवर्तित कर सकता है और जिसके पास जीवन अमृत होता है। उस अंग्रेज ने अपनी पूरी जिंदगी कीमियागरी की रहस्यमयी कला को समझने में लगा दी थी। उसने अनगिनत किताबें अध्ययन की थी, लेकिन उसे असली कीमियागर से मिलना था जो उसे इस कला का रहस्य सिखा सके। उसे खबर मिली थी कि रेगिस्तान के बीच में अल्फ्यूम नाम का एक ओसिस है जहां 100-200 साल का कीमियागर रहता है। सैंटियागो को यह सब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि हर इंसान किसी न किसी खजाने की तलाश में है। किसी का खजाना सोना है तो किसी का ज्ञान। कारवां का सफर शुरू हुआ। सैकड़ों लोग और ऊंटों का एक विशाल काफिला। रेगिस्तान एक अंतहीन समंदर जैसा था जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी। दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और रात में जमा देने वाली ठंड। कारवां बहुत धीरे धीरे आगे जाता था और रात में रुकता था। शुरू में सैंटियागो ने उस अंग्रेज के साथ दोस्ती करने की कोशिश की। वह उसकी किताबों को देखना चाहता था, कीमियागरी के बारे में जानना चाहता था, लेकिन वह अंग्रेज ज्यादातर अपनी किताबों में ही खोया रहता था। उसे लगता था कि दुनिया का सारा ज्ञान इन्हीं किताबों में बंद है। वो सैंटियागो को एक साधारण चरवाहा समझता था जिसे इन गहरी बातों की सज नहीं थी। सैंटियागो ने भी फिर उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा। उसने अपनी खुद की किताब का अध्ययन शुरू किया और वह किताब थी रेगिस्तान। वो अंग्रेज जहां किताबों के अक्षरों में ज्ञान ढूंढ रहा था, वहीं सैंटियागो प्रकृति के इशारों को समझ रहा था। वह ऊंट चलाने वालों से बात करता, उनसे सीखता कि रेगिस्तान में रास्ता कैसे ढूंढते हैं, कौन से सितारे क्या बताते हैं। उसने सीखा कि रेगिस्तान हमेशा एक जैसा नहीं होता, वह परिवर्तित होता रहता है। उसने हवा की भाषा को समझना शुरू किया, रेत के टीलों के परिवर्तित होते आकार में छिपे संदेशों को समझना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि अनुभव से महान कोई शिक्षक नहीं होता। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी को जीने में है। उसे सृष्टि की आत्मा का अनुभव होने लगा, एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा जिसे हर चीज समझती है, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या रेगिस्तान की रेत। सफर के दौरान कारवां के लोगों में एक डर फैलने लगा। खबर आई कि रेगिस्तान में कबीलों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। अब सफर पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया था। लोग चुप रहने लगे, रात में आग जलाने से भी डरने लगे। हर कोई बस जल्द से जल्द अल्फ्यूम मोइसिस पहुंचना चाहता था, जो एक सुरक्षित जगह मानी जाती थी। इस खतरे ने सैंटियागो और अंग्रेज को भी एक दूसरे के करीब ला दिया। अंग्रेज ने सैंटियागो को कीमियागरी के बारे में बताया, पारस पत्थर और जीवन अमृत के बारे में, और सैंटियागो ने अंग्रेज को कायनात के इशारों और अपनी व्यक्तिगत गाथा के बारे में बताया। दोनों को एहसास हुआ कि वह दोनों एक ही चीज की तलाश में हैं, बस उनके रास्ते अलग अलग हैं। अंग्रेज को समझ आया कि सिर्फ अध्ययन करना काफी नहीं है, दुनिया को देखना और महसूस करना भी जरूरी है। क्या यह खतरनाक सफर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा पाएगा? क्या उन्हें वह महान कीमियागर मिलेगा जिसकी तलाश में वह निकले हैं? और अल्फ्यूम ओसिस में सैंटियागो का इंतजार कौन कर रहा है, जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए परिवर्तित कर देगा? इन सवालों के जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेंगे। अध्याय नंबर 6, ओएसिस और फातिमा का दीदार। जब मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत लगने लगे, कई हफ्तों के मुश्किल और खतरनाक सफर के बाद कारवां आखिरकार अल्फ्यूम ओएसिस पहुंच ही गया।
ओएसिस रेगिस्तान के बीच में एक जन्नत जैसा था। हजारों खजूर के वृक्ष, मीठे पानी के कुएं और चारों तरफ जिंदगी की चहल पहल। कबीलों के संघर्ष की वजह से ओएसियस को एक निष्पक्ष क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, जहां कोई भी हथियार लेकर नहीं आ सकता था। यहां पहुंचकर कारवा के लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें बताया गया कि जब तक संघर्ष खत्म नहीं हो जाता, उन्हें यहीं रुकना होगा। किसी को नहीं पता था कि इसमें कितने दिन लगेंगे, हफ्ते या शायद महीने। सेंटियागो के लिए यह एक और अनचाहा ठहराव था जो उसे उसके खजाने से दूर ले जा रहा था। ओएसियस में जिंदगी बहुत अलग थी। यहाँ औरतें और बच्चे रहते थे और योद्धा रेगिस्तान में मुकाबला कर रहे थे। हर तरफ एक अजीब सी शांति और इंतजार का माहौल था। अंग्रेज जो कीमियागर की तलाश में था, बहुत उत्साहित था। उसने सेंटियागो से कहा कि वह कीमियागर को ढूंढने में उसकी मदद करे। सेंटियागो ने लोगों से पूछना शुरू किया, लेकिन कोई भी कीमियागर के बारे में कुछ नहीं जानता था या शायद बताना नहीं चाहता था। लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। सेंटियागो को लगा कि शायद यह सब एक वहम है, शायद यहाँ कोई कीमियागर है ही नहीं। लेकिन वह उस अंग्रेज की मदद करना चाहता था। वो ओएसिस के लोगों से घुलने मिलने लगा, उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगा। एक दिन शाम के वक्त वो एक कुएं के पास गया। वहां ओएसिस की औरतें पानी भरने आती थी। तभी उसकी नजर एक युवती पर गई। वो युवती काले वस्त्रों में थी। उसके कंधों पर पानी का मटका था, लेकिन उसका चेहरा ढका नहीं था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं और जब सेंटियागो ने उन आंखों को देखा तो उसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उसे लगा जैसे सृष्टि की आत्मा जिसे वह अब तक महसूस कर रहा था, उसके सामने उपस्थित है। उसे वह एहसास हुआ जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया था, ना भैरों के साथ, ना किताबों में, ना क्रिस्टल की दुकान में। उसे पहली नजर में प्यार हो गया था। हिम्मत करके उस युवती से बात की। उस युवती का नाम फातिमा था। उस एक मुलाकात ने सेंटियागो की दुनिया परिवर्तित कर दी। अब उसे ओएसिस में रुकना बुरा नहीं लग रहा था। अब उसे अपने खजाने की भी कोई जल्दी नहीं थी। उसका हर दिन फातिमा से मिलने के इंतजार में गुजरने लगा। वो रोज शाम को उसी कुएं पर जाता और फातिमा से बातें करता। फातिमा उसे ओएसिस के बारे में बताती, रेगिस्तान के बारे में बताती। वो एक रेगिस्तान की बेटी थी जो इंतजार करना जानती थी। उसने सेंटियागो को समझाया कि रेगिस्तान के लोग हमेशा अपने प्रियजनों का इंतजार करते हैं जो जंग पर या सफर पर जाते हैं, और ये इंतजार उनके प्यार को कम नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। सेंटियागो को लगा कि उसे उसका खजाना मिल गया है। फातिमा ही उसका खजाना थी। उसने फैसला कर लिया कि वह अब कहीं नहीं जाएगा। वो यहीं ओएसिस में फातिमा के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजार देगा। उसने ये बात अंग्रेज को बताई। अंग्रेज जो अब तक कीमियागर को ढूंढ नहीं पाया था, बहुत निराश था। सेंटियागो ने उसे अपने प्यार और यहीं रुक जाने के फैसले के बारे में बताया। अंग्रेज ने उसे समझाया, प्यार कभी किसी को उसकी व्यक्तिगत गाथा को पूरा करने से नहीं रोकता। अगर ऐसा होता है तो वह सच्चा प्यार नहीं है। लेकिन सेंटियागो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो प्यार और सपने के बीच फंस गया था। एक दिन जब वह रेगिस्तान में अकेला बैठा यही सब सोच रहा था तो उसने आसमान में दो बाजों को आपस में मुकाबला करते हुए देखा। उन्हें देखते देखते अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर कौंधी, एक भयानक तस्वीर। उसने देखा कि एक सेना ओएसियस पर हमला कर रही है। यह एक भविष्यवाणी थी, एक बहुत ही मजबूत इशारा। वो घबरा गया। ओएसियस एक सुरक्षित जगह थी। यहाँ कोई हमला कैसे कर सकता है? क्या उसे इस भविष्यवाणी पर यकीन करना चाहिए? अगर वह ये बात ओएसियस के सरदारों को बताता है तो क्या वह उस पर एक अजनबी पर यकीन करेंगे या फिर उसे झूठा समझकर सजा देंगे? सेंटियागो की जिंदगी एक बार फिर एक ऐसी स्थिति में थी जहां उसका एक फैसला सैकड़ों लोगों की जान बचा भी सकता था और उसकी अपनी जान ले भी सकता था। वो क्या करेगा? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 7, भविष्यवाणी और असली कीमियागर। जब हिम्मत आपकी किस्मत तय करती है। सेंटियागो के दिल में एक जबरदस्त कश्मकश चल रही थी। एक तरफ उसकी भविष्यवाणी थी, ओएसिस पर होने वाले हमले का खौफनाक मंजर। दूसरी तरफ डर था कि अगर उसने यह बात किसी को बताई और वह गलत निकली तो उसकी जान भी जा सकती है। उसे उस जिप्सी औरत की बात याद आई। सपने वह भाषा है जिसमें ईश्वर हमसे बात करता है। उसे लगा कि यह भविष्यवाणी भी कायनात की एक इशारा है जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता।
उसने हिम्मत जुटाई और सबसे पहले उस ऊंट चालक के पास गया जिसके साथ उसने रेगिस्तान पार किया था। ऊंट चालक एक बुद्धिमान आदमी था। उसने सेंटियागो की पूरी बात सुनी और कहा, रेगिस्तान लोगों को भविष्य देखना सिखाता है। तुम्हें ओएसिस के सरदारों को यह बात बतानी चाहिए। वह बुद्धिमान लोग हैं, वह तुम्हारी बात सुनेंगे। ऊंट चालक की बातों से सेंटियागो को हिम्मत मिली। वह ओएसिस के सरदारों के विशाल तंबू में पहुंचा। वहां ओएसिस के सबसे प्रमुख और बुद्धिमान सरदार बैठे थे। एक अजनबी चरवाहे को अपने बीच देखकर वह हैरान थे। सेंटियागो ने डरते डरते उन्हें अपनी पूरी भविष्यवाणी के बारे में बताया कि कैसे उसने बाजों को मुकाबला करते देखा और कैसे उसे लगा कि ओएसिस पर हमला होने वाला है। सरदारों ने उसकी बात को बहुत गंभीरता से सुना। उनमें से एक सबसे बुजुर्ग सरदार ने कहा, हम रेगिस्तान के नियमों को जानते हैं और एक नियम यह भी है कि हर भविष्यवाणी पर विश्वास करो। कल के लिए हम ओएसिस के निष्पक्ष होने के नियम को समाप्त करेंगे। हम अपने आदमियों को हथियार देंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगर कल सूरज ढलने तक कोई हमला नहीं हुआ तो इन्हीं में से एक हथियार का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ किया जाएगा। सेंटियागो ने उनकी शर्त मान ली। अब उसकी जिंदगी दांव पर लग चुकी थी। वो तंबू से बाहर निकला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो नहीं जानता था कि उसने सही किया या गलत। रेगिस्तान की तरफ चलने लगा। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और उसके सामने घुड़सवार प्रकट हुआ। वो घुड़सवार पूरी तरह से काले वस्त्रों में था। उसके कंधे पर एक बाज बैठा था और उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। वो इतना डरावना लग रहा था कि सेंटियागो को लगा जैसे मौत उसके सामने उपस्थित है। घुड़सवार ने अपनी तलवार सेंटियागो के सिर पर रखते हुए पूछा, कायनात के इशारे समझने की हिम्मत किसने की? सेंटियागो डर गया था, लेकिन उसे मौत का खौफ नहीं था। उसने कहा, यह हिम्मत मैंने की क्योंकि एक सेना ओएसिस की तरफ आ रही है और मुझे कई लोगों की जान बचानी है। उसके जवाब में इतनी सच्चाई और हिम्मत थी कि घुड़सवार प्रभावित हुआ। उसने अपनी तलवार नीचे की। सेंटियागो ने पूछा, आप कौन है? उस घुड़सवार ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे वह अंग्रेज ढूंढ रहा है। सेंटियागो समझ गया, यही वह महान किमियागर था। किमियागर ने सेंटियागो की परीक्षा ली थी, उसकी हिम्मत को परखा था। उसने कहा, जिसकी व्यक्तिगत गाथा इतनी मजबूत हो उसे कोई नहीं मार सकता। किमियागर ने उसे बताया कि कल जो भी नतीजा हो वो उससे आकर मिले। अगले दिन पूरा ओएसिस तनाव में था। ओएसिस के सारे मर्द हथियारों के साथ तैयार थे। सूरज ढलने लगा और कुछ नहीं हुआ। सेंटियागो का दिल डूबने लगा था। तभी अचानक रेगिस्तान से धूल का गुब्बारा उड़ता दिखा। डाकुओं की एक सेना ने ओएसिस पर हमला कर दिया, लेकिन ओएसिस के लोग पहले से तैयार थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया और सभी हमलावरों को मार गिराया। सेंटियागो की भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। उसने पूरे ओएसिस को बचा लिया था। उस शाम सेंटियागो की बहुत इज्जत की गई। ओएसिस के सरदार ने उसे 50 सोने के सिक्के इनाम में दिए और उसे ओएसिस का काउंसलर बना दिया। सेंटियागो बहुत खुश हुआ। अब उसके पास दौलत थी, इज्जत थी और फातिमा का प्यार था। वह अब यहीं अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकता था। वो किमियागर से मिलने गया। किमियागर ने उसे बधाई दी, लेकिन फिर एक सवाल पूछा, तो अब तुम्हारी व्यक्तिगत गाथा का क्या होगा? क्या तुम अब भी पिरामिड जाओगे? सेंटियागो ने कहा, मैंने अपना खजाना पा लिया है। फातिमा ही मेरा खजाना है। अब किमियागर ने उसे समझाया, फातिमा एक रेगिस्तान की औरत है। वह जानती है कि मर्द को अपनी व्यक्तिगत गाथा पूरी करने के लिए जाना होता है। अगर तुम यहीं रुक गए तो तुम खुश रहोगे, लेकिन सिर्फ कुछ साल, फिर तुम्हारे मन में हमेशा यह मलाल रहेगा कि तुम पिरामिड तक नहीं गए। यह मलाल तुम्हारे प्यार को नकारात्मकता से भर देगा। तुम्हें जाना होगा।